Hello to everyone. Jai Hind. I welcome you all on this platform of Abhipedia Defense powered by Abhimanyu IAS. और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट थीम जो हमारी है, दैट इज़ विमेन। विमेन के ऊपर आपको पता है कि CAPF में जो ऐसे होता है, पेपर 2 होता है, उसमें एक ना एक जो सवाल है, एक ना एक आपके पास ऐसे आता ही आता है टॉपिक विमेन के ऊपर, या आर्ग्यूमेंट में भी आ सकता है या ऐसे में भी आ सकता है। ठीक है, तो वही हम लोग उसी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि विमेन जो है, अभी रिसेंटली जुडिशरी के अंदर विमेन का पार्टिसिपेशन बहुत बड़ा है। तो लेट्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस टॉपिक। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग पढ़ेंगे और इस टॉपिक को पढ़ के आप बाकी जो एस्पेक्ट होते हैं वो भी लिख सकते हो, बहुत तरीके से लिख सकते हो। तो विमेन इन जुडिशरी, लेट्स टॉक अबाउट दिस टॉपिक। ये आपका CAPF पेपर 2 जो है, CAPF पेपर 2, उसमें ऐसे का सबसे बेस्ट कंटेंट है। आपको पता है ऐसे के अंदर थीम्स के ऊपर कोई आपके पास वुमेन का आ गया, या फिर आपके पास एक डिफेंस का आता है, एक इंटरनेशनल रिलेशन का इशू आ जाता है। तो ये 3-4 थीम्स होती हैं जिनके आगे पीछे ही घूमता रहता है पूरा ऐसे का कंटेंट। हम लोग एक थीम पकड़ चुके हैं, वुमेन इन जुडिशरी। तो लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपका जो CDS है और NDA है। हमारे पास CDS के लिए क्रैश कोर्स है, जिसमें आप जो है 14 नवंबर के लिए फुल फ्लेज तैयार हो सकते हैं। आपको अगर CDS क्वालिफाई करना है तो उसके लिए 10 महीने 8 महीने आपने पढ़ाई की है, तो आपको ये कोर्स जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें क्या रहता है, फुल फ्लेज जो है तैयारी होगी, एक रिवीजन होगा। और मान लीजिए आपने थोड़ी बहुत 2-4 महीने पहले ही शुरुआत की है, या आप अब भी शुरुआत करना चाहते हैं, तब भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हर लेवल के स्टूडेंट के लिए ये कोर्स है। जो बच्चा ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुका है उसके लिए यहाँ पे टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट सीरीज, उसके एक्सप्लेनेशन, उसका मेंटोरशिप गाइडेंस आपको मिलेगा। जो बच्चा 2-4 महीने पहले पढ़ रहा था और अब बहुत सीरियस हो चुका है, तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, प्रॉपर आपको उसकी PDF स्टडी नोट मिलेंगी। और जो बच्चा सोचता है कि मैंने अभी 14 नवंबर का पेपर देना ही देना है और मैंने बट तैयारी इतने अच्छे लेवल पे नहीं किया, बट उसके लिए भी यहाँ पे मेंटोरशिप होगी, यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स है, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन दिस कोर्स। तो आप जा सकते हैं इस कोर्स के अंदर, और आप जो व्हाट्सएप पे जो नंबर दिया हुआ है, सॉरी डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके आप यू कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ 50% ऑल्सो, 50% का डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। नाउ अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो फीमेल है उनकी रिप्रेजेंटेशन जो जुडिशरी के अंदर है वो न्यूज़ के अंदर क्यों है, वाई इट इज़ इन द न्यूज़। सो रिसेंटली हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम 9 जजेस को अपॉइंट किया गया। उन 9 जजेस के अंदर 3 फीमेल जजेस थी, 3 वुमेन जजेस थी, जिन्होंने ओथ ली है एक साथ। ठीक है, तो ये एक बहुत ही हिस्टोरिक स्टेप है। हम लोग सारी चीज़ें इसके अंदर पढ़ेंगे, मेकिंग इट अनदर फर्स्ट टाइम, पहली बार इस टॉप कोर्ट ने, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने 4 आज के टाइम पे इनके कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर 4 फीमेल जजेस हैं जो आज के टाइम पे हैं, राइट। तो आज़ादी से लेके, मतलब 1950 से लेके आज तक, 1950 से लेके आज तक टोटल 247 जजेस जो हैं आज तक अपॉइंट हो चुके हैं। ये फिगर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, इसका पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आज़ादी से लेके आज तक जो है लगभग 250 या 247 जजेस जो हैं अपॉइंट हो चुके हैं, बट उसमें से केवल और केवल 8 फीमेल जजेस थी, 8, ओनली 8 विमेन जजेस जो इस पोजीशन तक पहुंच पाई हैं। इतने नंबर्स के बीच में इतना इनका नंबर है। तो आप याद रखेंगे 1980 में क्या हुआ, जस्टिस M. फातिमा बीवी became the first women judge to be appointed to the apex court. Now this is important for your पेपर 1। पेपर 1 के अंदर फातिमा बीवी के ऊपर आपके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है, ये फर्स्ट वुमेन जज कौन थी, ऐसा पूछ लिया जाता है स्टैटिक GK के अंदर। ठीक है, तो ये हाल है कि 247 जजेस के बीच में केवल 8 विमेन जजेस हैं जो अपॉइंट हो चुकी हैं इस टॉप कोर्ट के अंदर। ठीक है, हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे कि क्या सिग्निफिकेंस होता है अगर कोई फीमेल जो है वो जुडिशरी के अंदर रिप्रेजेंट करती है। सिग्निफिकेंस नंबर 1, देखिए बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। आपकी जो डेमोग्राफी है, डेमोग्राफी जहाँ पे आपके पास इंडिया है, इंडिया के अंदर
फीमेल है, मेल है, इन दोनों का जो नंबर है वो लगभग सिमिलर है, ठीक है। मेल्स की पॉपुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है, फीमेल्स की थोड़ी सी कम है, लेकिन यही डेमोग्राफी जो है ये आपको हर इंस्टीट्यूशन में दिखना ज़रूरी है, तभी हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो देश है वो जेंडर पैरिटी रखता है, वो क्या रखता है, वो इक्वालिटी रखता है जेंडर रिप्रेजेंटेशन में। समझ आ गया? तो अगर हम लोग बात करें कि पहला तो पॉइंट इसका सिग्निफिकेंस ये दिखाता है कि इट शोज कि फीमेल्स भी जुडिशरी के अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो इट शोज कि हमारी जो डेमोग्राफी है, एक हिस्सा जो है, एक हिस्सा बर्ड का, एक हिस्सा जो दो पंख होते हैं एक पक्षी के, उसमें एक जो पक्षी का एक जो विंग है उसमें रिप्रेजेंटेशन, उसमें जान आ रही है, राइट? ये कहने का मतलब है। तो हमारी जो डेमोग्राफी है उसका रिप्रेजेंटेशन हो रहा है जो दूसरा हिस्सा है। फॉर एग्जाम्पल लगभग 50% जो है, 50 से तो कम ही है, 50 से कम है ये प्रतिशत वुमेन का है जो वो है हमारे देश की पॉपुलेशन। बट अगर यही लार्ज पॉपुलेशन की वुमेन जो है ये अगर मान लीजिए हमारे टॉप कोर्ट के अंदर रिप्रेजेंट नहीं कर रही, तो फिर दिक्कत है। तो दिखता है कि कहीं ना कहीं जेंडर डिस्पैरिटी है। ये जो नंबर है इसमें आपको नंबर इंक्रीज होता हुआ दिखेगा, कहाँ पे? जैसे वो जो लोअर कोर्ट्स होते हैं, बार होते हैं, वहाँ पे आपको दिखेगा। बट अगर हम लोग बात करें नंबर ऑफ वुमेन जजेस की बात करें तो वो छोटा ही है, स्मॉल है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होगा फीमेल्स का जजेस जुडिशरी के अंदर, उतना ज़्यादा एक डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन एक्सपीरियंस दिखेगा, डाइवर्स दिखेगा, ठीक है। बेंच हमें डाइवर्स दिखेगा। दूसरी बात करते हैं पब्लिक परसेप्शन। पब्लिक परसेप्शन बदलना बहुत ज़रूरी है, और बदलेगा तब जब फीमेल जो है इस इंस्टीट्यूशन में पार्टिसिपेट करेंगी। एंट्री ऑफ वुमेन जजेस इनटू स्पेसेस फ्रॉम विच जो हिस्टोरिकली एक्सक्लूड रही हैं, पेट्रियार्कल सोसाइटी की वजह से मान सकते हैं आप, या मेल्स को ज़्यादा डोमिनेंस, मेल्स को ज़्यादा यहाँ पे मिलती है अपॉर्चुनिटी बिकॉज ऑफ द एजुकेशनल एस्पेक्ट, एलिजिबिलिटी, बहुत सारी चीज़ें। बट अब जो एंट्री हो रही है जो कि हिस्टोरिकली नहीं हो पाई, ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। इट इज़ अ पॉजिटिव स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ जुडिशरी, क्योंकि अब लोगों का परसेप्शन भी चेंज होएगा कि अगर फीमेल आ रही है तो ऑब्वियसली ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी, ज़्यादा इंक्लूसिवनेस होगी, एक्सक्लूसिवनेस नहीं होगी, इंक्लूसिवनेस होगी, और ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होगी स्टेट हुज लिव्स द इफेक्ट, लाइव्स द इफेक्ट। अंडरस्टैंड? तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्लियर हो गया? इसके अलावा डिफरेंट वे ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब देखिए फीमेल जजेस हैं, उनने वो हैं तो अल्टीमेटली फीमेल ही, उन्होंने भी वो सोशल कल्चरल चैलेंजेस अपनी लाइफ में देखे हैं जो हर एक का आम लड़की जो है वो देखती है। वो हरासमेंट, कई बार बुलिंग हो गया, साइबर बुलिंग हो गया, या ईव टीजिंग हो गया, उन्होंने भी कभी ना कभी वो फेस किए होंगे, चाहे वो किसी भी घर से उठ के आते हैं, ठीक है। तो ये जो फीलिंग्स है, ये जो चीज़ें हैं, ये जो एक्सपीरियंस है, जब वो जज बनेंगी, वो डिसीजन लेंगी, तो ये सब चीज़ें माइंड, दिमाग में रखेंगी। एक्सपीरियंस प्लस नॉलेज प्लस एविडेंस, इन तीनों का कॉम्बिनेशन बैठेगा तो जुडिशियल एक्शन जो होगा वो बहुत तरीके का होगा, वो एक कॉम्प्रिहेंसिव होगा, वो एक एम्पैथेटिक पर्सपेक्टिव से होगा, ठीक है। दैट encompasses not only the legal basis for judicial action but also awareness of consequences on people affected। मतलब एक होलिस्टिक, एक कॉम्प्रिहेंसिव डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज रोल मॉडल। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर फीमेल जुडिशरी के अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं, लोअर लेवल पे तो करती हैं लेकिन टॉप लेवल पे भी करेंगी, और हो रहा है उनका ये प्रोग्रेसिव नेचर चलते जा रहा है, तो उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि बहुत सारी यंग फीमेल जो हैं, वुमेन स्टूडेंट हैं, दे विल ऑल्सो कम फॉरवर्ड एंड ऑप्ट दिस लॉ एज अ प्रोफेशन। इसको आगे परसीव करेंगे, आगे इसको चलाते रहेंगे और अल्टीमेटली उस पोजीशन तक पहुंच जाएंगी जिस पोजीशन के लिए वो टारगेट कर रही हैं। क्यों? क्योंकि उनका रोल मॉडल कौन होगा? जो अभी जो 3 फीमेल बनी जजेस वो होंगे। इस तरीके से चलता जाएगा, राइट। जैसे इंडिया जो है एथलेटिक्स में 0 है, कभी इतना अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं पाया, लेकिन जैसे हमारे जो जैवलिन थ्रोअर थे,
इनका नाम आप बिल्कुल, मुझे एकदम से याद नहीं आ रहा, हरियाणा बॉय, जो गोल्ड बॉय जिसके नाम से जाने जाते हैं ये। तो इन्होंने ये जो पूरा का पूरा जो जैसे कहते हैं ना सूखा पड़ा हुआ था, इसको तोड़ दिया। अब आप देखिएगा नेक्स्ट 4 साल के बाद डेफिनेटली यू विल बी लुकिंग कि हाँ यार, एथलीट में हमारे पास ज़्यादा नहीं कि 10 20 50 हो जाएंगे, बट हाँ ज़रूर आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी, क्योंकि अब जो है हमारे पास जो रोल मॉडल है तैयार है, जैवलिन थ्रोअर तैयार है, जो बेसिकली एक रोल मॉडल का काम करके बच्चों को सिखाएंगे, बताएंगे, और बच्चा भी सोचेगा। जैसे हमारे इंडिया में नोबेल प्राइज विनर जो होता है, एक आधा होगा, वो भी बाहर का ही उसने प्राइज किया, रिसर्च की होती है, ऐसा होता है। बट हार्वर्ड में जाएंगे आप, MITs में जाएंगे आप, ऑक्सफोर्ड में जाएंगे, तो वहाँ यूनिवर्सिटीज़ के प्लेग्राउंड्स में, यूनिवर्सिटी के गार्डन्स में बैठे हुए आपको नोबेल प्राइज विनर दिख जाएंगे। ये मैंने मतलब आई हैव सीन दिस। मैं वहाँ गया नहीं, बट एक बहुत ही मेच्योर्ड एक्सपीरियंस प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी के, उन्होंने बताया था कि जब मैं अपनी रिसर्च के लिए उस जगह गया, ऑक्सफोर्ड में गया, तो वहाँ पे मेरे को इस तरीके से मिल जाता था कि हाँ ये नोबेल प्राइज़ विनर है, इस तरीके का। तो जब ये चीज़ें होती हैं तो आपको सीखने को मिल जाता है कि नहीं? तो सीखने को मिल जाएगा जब वुमेन जो है वो खुद जुडिशरी में आएगी, तो इस तरीके से, ठीक है। अब इसके अलावा what are the challenges that are faced by women in judiciary, करेक्ट। सो हम लोग बात करते हैं कि जुडिशरी के अंदर क्या चैलेंजेस हैं जो फेस किए गए हैं, राइट। सो इसमें हाँ, सो यस, नीरज चोपड़ा जी, मेरे को एकदम से नाम स्किप कर गया था, इसीलिए मैं आई वॉज नॉट एबल टू रिकॉल इट। नीरज चोपड़ा, करेक्ट। चलो अब क्या क्या है द चैलेंजेस दैट आर फेस्ड बाय वुमेन इन जुडिशरी। सबसे पहला चैलेंज, पेट्रियार्कल माइंडसेट स्टिल एग्जिस्ट। अभी भी पेट्रियार्कल माइंडसेट है। फॉर एग्जांपल एक स्टडी कंडक्ट की गई, ये स्टडी है बाय द इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट, ICJ के द्वारा, जिसमें बोला गया कि लोअर रिप्रेजेंटेशन जो है वुमेन का इन द जुडिशरी इज ऑफन ड्यू टू जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। अरे ये औरत है, ये कैसे डिसीजन ले सकती है, ये तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है। जज बनना एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है, ये बहुत पढ़ने लिखने वाली चीज़ है, एक फीमेल कैसे कर सकती है। तो ये जो कैसे कर सकती है, ये जो प्रश्न चिन्ह होता है, ये प्रश्न चिन्ह कहीं ना कहीं डिस्करेज करता है फीमेल्स को वहाँ पे आने के लिए, और पेट्रियार्कल माइंडसेट अभी भी हमारे दिल दिमाग में है, इसीलिए ये दिक्कत आ रही है। तो ये पहला चैलेंज है जो फीमेल फेस करती हैं, है ना, तो ये भी याद रख सकते हैं। दूसरी बात, ये तो जुडिशरी है ना, जुडिशरी में भी अगर किसी ने जो बहुत अच्छे लेवल का मेहनत करके आया है, उसको वो जाएगा, वो अपना कर सकता है, अपना सब कुछ जो अपना हिस्सा है वो ले सकता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट ऑफिसेस, प्राइवेट ऑफिसेस होते हैं जहाँ पे फीमेल्स जो हैं काम करती हैं, लेकिन उनको ना ही क्रेडिट मिलता है, ना ही उनको एक जो ईव टीजिंग होती है, कुछ ना कुछ कमेंट्स वगैरह, बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए काम करना, ठीक है। तो ऐसा बहुत देखा जाता है, तो उसके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं। विमेन जो है ये एक ऐसी चीज़ है जो आप किसी भी विमेन के केस के अंदर यूज़ कर सकते हो, पेट्रियार्कल सोसाइटी। सेकेंड थिंग इज रिक्रूटमेंट प्रोसेस। पहली चीज़ है, इट इज़ वेरी स्ट्रिंजेंट एंड क्लोज रिक्रूटमेंट प्रोसेस। कैसे? देखिए सिंपल सी बात है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। लोअर जुडिशरी के अंदर द मेजर बैरियर टू द वुमेन रिक्रूटमेंट एज अ डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज आर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू टेक द एंट्रेंस एग्जाम। आपको एंट्रेंस एग्जाम लेने के लिए एलिजिबल होना पड़ेगा, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है डिस्ट्रिक्ट जज करने के लिए? एक लॉयर है, उसके पास एटलीस्ट कितना होना चाहिए? टू हैव 7 years ऑफ कंटिन्यूस लीगल प्रैक्टिस, पहली चीज। और उसकी जो एज ब्रैकेट होनी चाहिए दैट शुड बी 35 to 45 years। अब ये डिसएडवांटेज फीमेल्स के लिए होता है, क्योंकि उनको जो है बेसिकली इस एज तक एज मैनी आर मैरिड जो हो जाती है, इस एज तक तो वो मैरिड ही हो जाती है, तो इस वजह से वो एलिजिबल हो ही नहीं पाती एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो एक ये इशू है, इससे रिलेटेड एक मेजर इशू है। सेकेंड इशू है स्ट्रिंजेंट एलिजिबिलिटी। इसको और थोड़ा सा एम्फसाइज करके पढ़ते हैं कि आर्टिकल 233 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 233 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोवाइड करता है कि जो अपॉइंटमेंट होना चाहिए एज अ डिस्ट्रिक्ट जज, उसके पास रिक्वायर होना चाहिए नॉट लेस देन 7 years ऑफ
लीगल प्रैक्टिस, उससे कम नहीं होनी चाहिए, उससे ज़्यादा ही होनी चाहिए, लेस देन नहीं होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ अपहेल्ड दिस इंटरप्रिटेशन टू मीन कंटिन्यूस प्रैक्टिस। अब ये प्रॉब्लम है, स्ट्रिंजेंट इसीलिए है ना एलिजिबिलिटी, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है कि ये 7 साल की जो प्रैक्टिस है दैट इज रिक्वायर्ड, 7 years ऑफ प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड, इसमें हम लोग चेंजेस नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन है ना, तो ये याद रख सकते हैं आप। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमने फीमेल्स को बोल दिया, जैसे हम तो फौज की तैयारी कर रहे हैं, हमको पता है, तो अभी रिसेंटली डिसीजन आया है एनडीए में फीमेल्स भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं, दे कैन ऑल्सो गिव द एग्जाम, एनडीए एग्जाम, ठीक है, हमने ये देखा। अब मेरा मानना ये है कि आप ये जो एनडीए में जो फीमेल पार्टिसिपेशन है, यह आप बोलते हो कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि आपके जो जवान हैं, मतलब ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, ये हमारे सीडीएस, मतलब जो हमारे जो सीडीएस है उनकी, बिपिन रावत जी की ये स्टेटमेंट उनकी थी कि उन्होंने ये कहा था कि देखो रेडी हैं कि नहीं रेडी हैं वो सेकंड थॉट है, पॉइंट ये है कि जो फीमेल्स, आपका इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपका जो जवान है जो कहाँ से, गांव से उठ के आता है, आपको पता है जितने भी सिपाही भर्ती होते हैं वो गांव के बच्चे होते हैं, उनको इतना ज़्यादा नहीं होता यूज टू, दे आर नॉट यूज टू सो मच कि वो फीमेल के थ्रू जो है लीड कर पाएंगे, वो उनका स्टेटमेंट था बिपिन रावत का। तो पहले तो हमें वो चेंजेस लाने पड़ेंगे ना धीरे धीरे, ऐसे तो नहीं कि एकदम से कर दिया। तीसरी चीज़ उन्होंने ये बोली कि अगर मान लीजिए जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राइफल के अंदर वो फीमेल कमांडिंग ऑफिसर है, सीओ है, और उनको लीव चाहिए बिकॉज ऑफ एनी हेल्थ इशू, मैटरनल लीव चाहिए उनको, प्रेगनेंसी लीव चाहिए, वॉट एवर इट इज़, तो उनको वहाँ पे नहीं मिल सकती, क्या वो इस चीज़ के लिए भी तैयार रहेंगी? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कंसर्न्स हैं, पहले उन कंसर्न्स को सॉल्व करना ज़रूरी है, रादर देन कि जस्ट गिविंग द opportunity for the females. That's correct, I am in the favor of that, but you have to see the other side of also. यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यह आर्ग्यूमेंट आ सकता है, ठीक है। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू द एनडीए इन द एनडीए एग्जाम फॉर द गर्ल्स, फेवर, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज, व्हाट आर द बेनिफिट्स, कॉन्सिक्वेंसेज क्या होने चाहिए। वैसा ही पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, एक रिपोर्ट आई है विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी इन 2019 में। इस विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी 2019 की रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 15% कोर्ट्स जो है इंडिया के डू नॉट हैव वुमेन टॉयलेट। ये तो हाल हमारे कोर्ट्स का है। एक और रिपोर्ट आई विधि सेंटर के थ्रू दैट शोड दैट ओनली अबाउट 40% ऑफ 555 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, 40% ऑफ 555 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इन इंडिया हैव फंक्शनल female toilet, while 100 districts do not have toilet facility for women. Now you can add this point anywhere जहाँ पे हमारा फीमेल को बात की जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये भी आता है कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट वो भी कम है, उसके ऊपर भी मुद्दा आता ही आता है कि बिल होना चाहिए, एक बिल लेकर आओ, कानून लेकर आओ, है ना, ये सब चीज़ें होती हैं। सो ये हाल है हमारे कोर्ट्स का भी, ठीक है। अब ये तो कोर्ट्स का हाल है, आप ये सोचिए कि हमारा जो फौज में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऐसी ऐसी जगह है जहाँ जंगलों में रहना पड़ता है, वहाँ तो बिल्ड भी नहीं कर सकते इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इट इज़ ऑल अबाउट मेंटालिटी, क्या वो भी रेडी है, क्या हमारा दूसरा साइड भी रेडी है, ये ज़रूरी है। चलो ये क्लियर हो गया। इसके अलावा फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र, अब होता क्या है, हर 3-3 साल बाद मजिस्ट्रेट्स को ट्रांसफ़र होना पड़ता है। अब इससे क्या हो जाएगा, इससे सिंपल सी चीज़ है, इससे यही होगा कि उनको अपने घरों से अलग रहना पड़ेगा उनके करियर की वजह से, और ये एक अनदर चैलेंज है क्योंकि मेल तो कर लेता है जैसे तैसे, फीमेल के लिए कई बार अपना घर भी चलाना पड़ता है उनको। ये सारी चीज़ें हैं जो इंडियन सोसाइटी मेक इट डिफिकल्ट फॉर द वुमेन टू स्टे अवे फ्रॉम द होम टू फॉर देयर करियर। नेक्स्ट इज लिमिटेड आउटरीच अपॉर्चुनिटी, दैट मीन्स क्या होता है कि एब्सेंस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन अबाउट द लाइव्स ऑफ फीमेल इन लॉ। जैसे अगर फीमेल जजेस भी आ जाती हैं जुडिशरी के अंदर अच्छे लेवल पे, इक्वालिटी पे, तो उनके पास तो डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है, उनके पास तो नंबर्स ही नहीं है, फैक्ट्स नहीं है, डेटा नहीं है कि कितनी औरतें हैं, ठीक है। और साथ ही साथ डिमिनिशिंग अपॉर्चुनिटी फॉर मेंटरिंग यंग वुमेन,
इसके ऊपर ये मतलब होता है कि सिंपल सी चीज़ है कि आगे ना डेटा है कि फीमेल का पार्टिसिपेशन जुडिशरी में कितना है, कहाँ पे कितनी फीमेल रिप्रेजेंट कर रही हैं, कहाँ पे कितनी, और ना ही आगे जो लॉ की प्रैक्टिस कर रही हैं उसका डेटा है। तो बहुत ही लिमिटेड आउटरीच कैपेसिटी या अपॉर्चुनिटी होगी। बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपको पता है हमारे देश में सेंसस क्यों होता है? पाकिस्तान में सेंसस बहुत सालों बाद होता है, हमारे देश में हर 10-10 साल के बाद होता ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि यार तुम्हारे को ये पता नहीं होगा कि तुम्हारे घर में कितने लोग रहते हैं, कितनी एज के लोग रहते हैं, क्या उनका क्या उसमें लड़का है लड़की है, कौन है, कौन सी एज ब्रैकेट के, क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड है। तो आप कैसे अपने घर में अपना जो बजट है, अपनी जो आप जो घर के लिए बनाने की कोशिश कर रहे हो वो बना पाओगे। तो वैसे ही देश है, देश के अंदर पता होना चाहिए कि हर नागरिक कितना है, क्या उसका एज ग्रुप है, सेक्स क्या है, ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए, है ना। तभी आप उसके लिए पॉलिसी प्लान्स प्रोग्राम्स बनाओगे। जिस देश में सेंसस हो ही नहीं रहा कंटिन्यूस टाइम पे, तो वो देश पॉलिसीज प्लान्स क्या बनाएगा, क्या गवर्नमेंट स्कीम्स बनाएगा, है कि नहीं। तो वैसी ही चीज़ें हैं कि लॉ के अंदर अगर डेटा ही नहीं होगा फीमेल का, तो वो क्या प्लान्स पॉलिसीज बनेंगी। नाउ वे अहेड देखते हैं क्या इसका आगे एक फ्यूचरिस्टिक अहेड है। आगे फ्यूचरिस्टिक क्या बोल सकते हैं? वी नीड कॉन्क्रीट डेटा ऑन द वुमेन रिप्रेजेंटेशन। पहली चीज़ तो कितनी औरतें हैं, कितनी फीमेल हैं जो बार पे काम करती हैं, बार मतलब जो बार काउंसिल होता है वहाँ पे काम करती हैं, डिस्ट्रिक्ट पे काम करती है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स पे। तो ये डेटा जानना बहुत ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने तो इनफैक्ट डायरेक्टली ये भी कह दिया कि आप फटाफट डेटा को कलेक्ट कीजिए, ताकि कितनी फीमेल जजेस हैं इन द लोअर जुडिशरी ट्राइब्यूनल्स, एंड ऑल्सो टू डिटरमाइन ईयर वाइज नंबर ऑफ सीनियर डेजिग्नेट बाय दी ऑल कोर्ट्स। ये भी आपको पता करना ज़रूरी है। तो ये सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है, डेटा आप लेकर आइए तभी कुछ हो सकता है। नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंसी इन द सिलेक्शन प्रोसेस। According to UN Women, United Nations Women Organization, फीमेल जजेस कुड बी इम्प्रूव्ड इन मैनी केसेस। बहुत केसेस में इम्प्रूव किया जा सकता है फीमेल जजेस को, मतलब पार्टिसिपेशन जुडिशरी के अंदर, बाय ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट प्रोसेस। तो इसने भी यही कहा है कि अगर अपॉइंटमेंट प्रोसेस ट्रांसपेरेंट रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस ट्रांसपेरेंट रहेगी, तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें इम्प्रूव होंगी, नंबर इम्प्रूव होगा। मोर वुमेन चीफ जस्टिस, ठीक है, बहुत मोर वुमेन चीफ जस्टिस, दैट मीन्स अगर एक बार लीडरशिप में वुमेन चीफ जस्टिस होती है तो डेफिनेटली एक बहुत ज़्यादा रोल मॉडल की तरह देखा जाएगा, आगे फीमेल और अट्रैक्ट होंगी। जैसे नीरज चोपड़ा का मैंने एग्जाम्पल दिया, वैसे यहाँ पे है कि अगर वुमेन लीडरशिप पोजीशन में होंगी तो डेफिनेटली समटाइम्स हेल्प इन हैविंग द मोर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीमेल, एंड ये ट्रू फैक्ट है ना। फॉर इंस्टेंट मैनी हाई कोर्ट्स में जहाँ पे चीफ जस्टिस फीमेल होती है, वहाँ पे आप देखोगे ज़्यादा हायर नंबर ऑफ वुमेन जजेस हैं। तो ये तो देखा जाता ही है ना। तो जहाँ पर भी हाई कोर्ट्स में चीफ जस्टिस फीमेल है, वहाँ पे जजेस भी कंपैरेटिवली बाकियों के ज़्यादा हैं फीमेल, राइट। तो कंक्लूजन में हम क्या बोलेंगे? देखो, कंक्लूजन में बोलने के लिए यही है कि वी नीड टू सीक फॉर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ द जेंडर, मेल फीमेल, ठीक है। बट ये जो चीज़ है, इक्वालिटी है, ये एकदम से नहीं आएगी, इट वुड टेक टाइम। बट स्टेप जो होंगे वो प्रोग्रेसिव होने चाहिए, वो रिग्रेसिव नहीं होने चाहिए नेचर के अंदर, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव स्टेप्स के अंदर जैसे अचीविंग इक्वालिटी फॉर वुमेन जजेस, क्या करना पड़ेगा? रिप्रेजेंटेशन कर दीजिए जजेस जुडिशरी के अंदर हर लेवल पे, क्या हाँ इतना फीमेल जजेस होना ही चाहिए, रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। साथ ही साथ जो पॉलिसी मेकिंग है, जुडिशियल काउंसिल्स है, शुड बी आर गोल, नॉट ओनली बिकॉज इट इज़ राइट ऑफ वुमेन, कि अगर हम लोग रिप्रेजेंटेशन फिक्स कर देते हैं इतना फीमेल होना चाहिए, करना चाहिए, तो ठीक है, अच्छी चीज़ है। पॉलिसी अगर बना रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल सेंट्रिक पॉलिसी बनाए जुडिशरी के अंदर, तो उससे क्या होगा? इट इज़ नॉट देयर ओनली राइट, ये सिर्फ उनका राइट नहीं है, इट इज़ द राइट ऑफ वुमेन, दैट्स करेक्ट, बट ऑल्सो इट इज़ द राइट फॉर अचीवमेंट ऑफ मोर जस्ट रूल ऑफ लॉ। ये मोर जस्ट रूल ऑफ लॉ जो है, जो हमारा देश चलता है रूल ऑफ लॉ से, उसके लिए भी अच्छा है। आपको पता है एज जस्टिस इंदु मल्होत्रा, या आपने नाम भी सुना होगा, इंदु मल्होत्रा जस्टिस हैं, इन्होंने अपनी फेयरवेल स्पीच के अंदर, तो अगर ये आप लिखेंगे ना अपने एस्से के अंदर,
या आर्ग्यूमेंट में आपने अपना पॉइंट रखा और जस्टिफाई इसके थ्रू करा, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है, तो फेयरवेल स्पीच के दौरान उन्होंने सिंपली ये असर्ट किया दैट जस्टिस विल बी सर्व्ड, जस्टिस तब सर्व्ड होगी इफ जेंडर डिस्पैरिटी इज फाउंड ऑन द बेंच। जेंडर डाइवर्सिटी, मैंने डिस्पैरिटी बोल दिया, जेंडर डाइवर्सिटी इज फाउंड ऑन द बेंच। बेंच में आपको डाइवर्सिटी दिखेगी तो जस्टिस तब सर्व होगी। इन्होंने सिंपल ये वर्ड बोला था, समझ आ गया। सो therefore along with women step need to be taken to bring more transgender judges on the bench। और इसी वजह से देखिए, आपने भी सुना होगा ट्रांसजेंडर की कैटेगरी भी है जजेस की, और वहाँ पे बहुत तो नहीं बट कुछ नंबर्स में ट्रांसजेंडर जजेस को भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है लोगों को कि वो जज बन सकते हैं इसके केस के अंदर। ठीक है, तो आप बिल्कुल इसको याद रखेंगे, इसको ध्यान देंगे। और इस क्लास के अंदर हमने ये पूरा पढ़ लिया। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वुमेन इन जजेस जुडिशरी है, ये तो ठीक है, एक टॉपिक पढ़ा, लेकिन अगर वुमेन का कहीं पर भी पार्टिसिपेशन आएगा, फॉर एग्जांपल वुमेन इन एग्रीकल्चर, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, फीमेल्स का एग्रीकल्चर में ज़्यादा पार्टिसिपेशन होना, है ना, तो वो चीज़ भी इसके साथ रिलेटेबल होगी। फीमेल पार्टिसिपेशन इन आर्म्ड फोर्सेस रिलेटेबल होगी। थोड़ा थोड़ा पॉइंट, थोड़ा थोड़ा वोकैबुलरी, थोड़ा थोड़ा थॉट प्रोसेस यहाँ से उठा के लिख सकते हैं। फीमेल इन जुडिशरी पूरा का पूरा, फीमेल इन प्राइवेट सेक्टर, है ना, फीमेल इन प्राइवेट सेक्टर, फीमेल इन कॉर्पोरेट पोजीशंस, टॉप पोजीशंस। क्या रीज़न है? नहीं है इतनी ज़्यादा। क्यों रीज़न है? सबसे पहला रीज़न तो आपके सामने ही दिखता है कि इतना ज़्यादा जो है वो आपको पता है पैट्रियार्कल माइंडसेट, कि फीमेल्स को इतना पढ़ा दिया जाता है। मान लीजिए आज के पेरेंट्स क्या करते हैं, फीमेल्स को बढ़िया पढ़ा देते हैं, लेकिन जब शादी हो जाती है सब हो जाता है ख़त्म, है ना, तो वो आगे करियर हो ही नहीं पाता कंटिन्यू। तो वो पॉइंट होता है, पैट्रियार्कल माइंडसेट है, राइट। उसके अलावा हाई पोजीशंस पे, है ना, बहुत सारी हाई पोजीशंस पे फीमेल्स दिखती हैं, लेकिन उधर जो ग्रीफरेंस रिड्रेसल सेल नहीं होता प्रॉपर, फिर वो कहीं ना कहीं उधर पोजीशंस को अपनी वो या तो रिज़ाइन कर देती हैं या कुछ ना कुछ, बहुत सारे रीजंस होते हैं, है ना। तो ये बहुत सारे टॉपिक है फीमेल से रिलेटेड। आप हर CAPF पेपर 2 के अंदर जाओगे, ऐसे के अंदर देखोगे एक एक पॉइंट, एक एक थीम जो है, हर उस 6 ऐसे में एक थीम आपको फीमेल के ऊपर लिखेगा। तो आज के हमने ऐसे के अंदर आपके 20 नंबर पक्के कर लिए। 20 में से आप कम से कम, कोई भी फीमेल का आएगा तो कम से कम आप 15-16 नंबर लाओगे, अच्छा लिखोगे तो लाओगे। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात कर रहे हैं तो CAPF के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, CAPF AC पेपर 2, इसमें हमने कंप्लीट कोर्स लेकर आए हैं हम। कंप्लीट कोर्स है वो, और वो कंप्लीट कोर्स आपके लिए हेल्प क्या करेगा, आपके पास लगभग 40 वीक्स हैं, लगभग 40 वीक्स, 40 हफ्ते हैं। 40 हफ्तों में ट्रस्ट मी बहुत कुछ चेंज हो सकता है। अगर तो आपने 100+ मार्क्स स्कोर करना है तो मैं आपको कहता हूँ 40 हफ्ते कम नहीं है, मतलब ज़्यादा नहीं है, इट इज़ वेरी लिमिटेड। लेकिन आपने स्कोर ही 70 to 80 करना है तो आपको लगेगा यार 80 से 100 में जाने में 20 नंबर का फ़र्क पड़ रहा है, क्या बड़ी बात हो रही है ना। बट ट्रस्ट मी, यहाँ एक एक नंबर के ऊपर 10 बंदे खड़े होते हैं जब मेरिट लिस्ट की बात आती है। अगर सिर्फ पेपर क्वालिफाई करना है तब तो आप फिर देख लीजिए, ठीक है। सो अगर आपको मेंटोरशिप चाहिए पेपर 2 की प्रॉपर मेंटोरशिप, तो हमारा कोर्स है, आप व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड वी आर हैप्पी टू हेल्प यू आउट इन दैट एस्पेक्ट, ठीक है। सो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, एंड मैं आपसे मिलूंगा डेफिनेटली। हमारी डेली लाइव क्लास होती है 6 बजे, और ऐसे की होती है ऑल्टरनेट डेज में लाइव क्लासेस, तो आई होप टू सी यू इन दैट सेशन, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।